हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलती है पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये वाले चैप्टर पे हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। ये पार्ट 3 है और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी वे में इस चैप्टर को समझेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। और ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज CUT प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द नेक्स्ट स्लाइड इज jurisdiction ऑफ UN। अब jurisdiction का पहले मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इसका मतलब होता है किसी भी कोर्ट, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के पास कंट्रोल होता है कि वो अपने फैसले ले पाए। अब यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं, jurisdiction का मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल मैटर जैसे कि पीस कीपिंग, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल सिक्योरिटी के जो मैटर्स हैं उन पर डिसीजंस ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। अब बात यह है कि जब 2005 में यूएन को 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे तो वर्ल्ड लीडर्स ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक रिव्यू करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि जो यूएन है वो अपना रोल इफेक्टिवली निभा भी पा रहा है या नहीं। तब इस रिव्यू के बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स उन्होंने प्रपोज किए जो यूएन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे और ज़्यादा रेलिवेंट बना देंगे ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो अब देख लेते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने प्रपोज किए। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो है क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाने का डिसीजन लिया गया जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मदद करेगा। आप सबको पता होगा कि दुनिया में कई जगह पर सिविल वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो इस कमीशन का रोल होगा कि पीस को स्टेब्लिश करा जाए और इफेक्टिवली जो इफेक्टिव एरियाज है वहां पर हम हेल्प प्रोवाइड करा पाए। अब जो सेकेंड पॉइंट था वो था इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल था कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है या ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंटरवीन कर सकेगी। इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री में जेनोसाइड हो रहा है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं तो बाकी देश मिलकर जो है वो एक्शन ले सकेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट था जो उन्होंने प्रपोज किया था। थर्ड पॉइंट है स्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब 19 जून 2006 से ह्यूमन राइट जो काउंसिल है वो ऑपरेशनल हो गया, मतलब अपना काम करने लग गया था। आप सबने ह्यूमन राइट्स जो है यूनाइटेड नेशन का जो काउंसिल है उसका नाम तो सुना ही होगा। इसको 19 जून 2006 से ऑपरेशनल किया गया जिसमें दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया जाता था। ये काउंसिल इंश्योर करती है कि किसी भी कंट्री में लोगों को फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट ना किए जाएं। ये यहाँ पर इंश्योर करते हैं ह्यूमन राइट्स वाले। फोर्थ जो उन्होंने आइडिया प्रपोज किया वो था मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, MDGs। ठीक है, अब इनको अचीव करने का भी एग्रीमेंट किया था। इन गोल्स में जो मेन फोकस था वो पॉवर्टी हटाना था, एजुकेशन को इम्प्रूव करना था, साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर बनाना था और एनवायरनमेंट को सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रमोट करना था। ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज कंडेमनेशन ऑफ द टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स। मतलब और मेजर डिसीजन ये था कि जो टेररिज्म है वो हर फॉर्म में कंडेम किया जाएगा। आज भी टेररिज्म एक मेजर ग्लोबल इशू है, आप सबको पता है। और यूएन ने ये क्लियर किया कि कोई भी नेशन या ग्रुप जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ये उन्होंने बोला। अब द सिक्स्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यूएन ने एक डेमोक्रेटिक फंड बनाया और जो उन कंट्रीज को सपोर्ट करेगा जो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना चाहते हैं वहां पर उनको हम हेल्प करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसका एम था कि वर्ल्ड में अथॉरिटेरियन रिजाइम को रिड्यूस करके हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करें। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करना, क्योंकि वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। मतलब अब कॉलोनीज नहीं बची थी, वो कंप्लीट हो गई थी, सब इंडिपेंडेंट हो गए थे। पहले ये काउंसिल जो था वो कॉलोनियल टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करती थी, बट लेकिन अब इनका पर्पस यही है कि सर्व हो चुका है इनका पर्पस, तो अब ये इसको वाइंड अप करेंगे, मतलब इसको खत्म करेंगे इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ठीक है,
तो जब हम अच्छी चीज कुछ लागू करने की बात करते हैं तो उसके अंदर चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज तो आती ही हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे पहला जो कंट्रोवर्सी और चैलेंज था वो यही था कि पीस बिल्डिंग कमीशन के ऊपर आ गया कि हमें सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन करना चाहिए, किसी किसी सिलेक्टेड वन में इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, ये आया। फिर इंटरवेंशन राइट की बात आई, जब किसी कंट्री में जेनोसाइड हो रहा हो तो ग्लोबल पावर इंटरवीन करे या नहीं, ये सारी बात आई। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सेकंड था। अब बात आई ह्यूमन राइट काउंसिल्स की, तो वो क्या कह रहे थे कि कौन डिसाइड करेगा कि क्या ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कौन डिसाइड करेगा। साथ में अब बात करते हैं डेवलपमेंटल गोल्स को, जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो क्या वहां पर प्रॉब्लम्स आई। यही क्वेश्चन था कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो सच में डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अचीव कर पाएंगी, क्या ये सच में अचीव हो सकते हैं। साथ में फिर जो दूसरा हमारा चैलेंज था वो था डिफिनेशन ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे भाई। ठीक है, क्या सभी नेशंस को टेररिज्म की नज़र से देखते हैं, सभी नेशंस टेररिज्म को एक ही नज़र से देखते हैं क्या, क्या सब एक हमारे यूनिवर्सल एग्रीमेंट हो सकता है क्या टेररिज्म की बात पर। तो ये सारी बातें भी आई। फिर हम देखते हैं यूज ऑफ फंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, फंड्स का प्रॉपर यूज कैसे हो, जो डेमोक्रेसी के फंड्स हम बात कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठा करेंगे ये सब करेंगे, तो इसका प्रॉपर यूज और इफेक्टिव यूज कहाँ पे हम कर पाएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज भी साथ में आई जब हमने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रपोज किया हमारे लीडर्स ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया क्यों सपोर्ट करता है यूएन के रिफॉर्म्स को। तो बहुत सिंपल है, दुनिया बदल रही है तो यूएन को भी इवॉल्व करना चाहिए, और इंडिया का मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग और रीस्ट्रक्चर्ड यूनाइटेड नेशंस बनाना चाहिए हमें, ताकि इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए। यूएन जो है वो सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ग्लोबल कॉरपोरेशन को प्रमोट करता है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो। ठीक है, साथ में यूएन काउंसिल रिप्रेजेंटेशन का क्या इशू है, यूएन काउंसिल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इंडिया का कंसर्न रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो यूएन जनरल असेंबली है वो तो एक्सपैंड हो चुकी है, बट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अभी तक वही पुरानी चलते हुए आ रही है। लास्ट जो इसका एक्सपेंशन हुआ था वो 1965 में हुआ था। अब इंडिया जो डिमांड करता है वो कहता है कि उसको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस के अंदर। वो कहता है कि वो सपोर्ट करता है बोथ इंक्रीज इन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेशन। साथ में इंडिया जो है वो क्लेम भी करता है परमानेंट मेंबरशिप। अब क्या क्या पॉइंट्स इंडिया कहता है कि हमें क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहला है कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 1/5 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, और एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उनके अंदर। साथ ही साथ एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, ग्लोबली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उभर कर इंडिया आ रहा है, और साथ में बहुत ज़्यादा रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएन के फंड्स के अंदर। अब इंडिया ने तो अपने पॉइंट्स दे दिए कि ये सारे पॉइंट्स है, हमें परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहिए, बट चैलेंजेस भी तो कुछ होंगे ना हमारे सामने। तो चैलेंजेस यही है, जो पाकिस्तान है वो अपोज करता है इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप को। साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज को ऑब्जेक्शन है इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से। साथ में अगर इंडिया को सीट मिल जाती है तो जो अदर इमर्जिंग पावर्स हैं जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ये भी डिमांड करेंगे कि हमें भी परमानेंट सीट चाहिए। और ये भी बात है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी डिमांड करेंगे अपना रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो अभी उनके पास रिप्रेजेंटेशन है नहीं वो भी डिमांड करेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो इंडिया के सामने आते हैं जब वो अपने लिए क्लेम करते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाओ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ओके, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा है यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक की, सबसे पहले पॉइंट की, वो है यूएस का डोमिनेंस और यूएन की लिमिटेशंस। यूएन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है, यूएस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यूएस जो था वो सोल सुपर पावर बन गया था, और जो यूएस है वो बहुत सारी चीज़ों में यूएन को जो है वो बाईपास कर देता है, यूएन से आगे है, क्योंकि उसकी मिलिट्री और
इकोनॉमिक पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। साथ ही साथ यूएस जो है बहुत सारी चीज़ों में यूएन के जो डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, जो यूएन का जो सबसे बड़ा फंड है, यूनाइटेड नेशन का जो सबसे ज़्यादा फंड आता है, वो कहाँ से आता है? वो यूएस से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। साथ ही साथ यूएन का जो हेड क्वार्टर है वो भी यूएसए के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। और जो यूएसए है वो अपनी वीटो पावर यूज करके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डिसीजंस उसके फेवर में नहीं होते उनको ब्लॉक कर देता है। और यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जो यूएन के हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल, उनको सेलेक्ट करने के लिए भी यूएसए मतलब अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड पॉइंट है कि द यूएन्स रोल इन यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड, ये जो यूएस से पूरा वर्ल्ड जो डोमिनेट कर रहा है यूएस, उस वर्ल्ड में यूएन का क्या रोल है वो हम देखेंगे। यूएन डायरेक्टली यूएस की पावर को चैलेंज नहीं कर सकता, बट एक डिसीजन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम डायरेक्टली तो यूएन चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है यूएन को सबसे ज्यादा? वो यूएसए ही सपोर्ट कर रहा है। encourages discussions between US and other nations on conflict and development, दूसरे nations के साथ मिलकर जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के जो डायलॉग्स हैं, उनको प्रमोट करता है यूनाइटेड नेशंस। दूसरे नेशंस को एक मौका मिलता है यूएस की पॉलिसीज को मॉडिफाई करने का थ्रू डिप्लोमेसी, ठीक है। अलाउ कंट्रीज टू एक्सप्रेस कंसर्न्स यूएस मॉडिफाई यूएस पॉलिसी थ्रू डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स, यही इसमें बोला गया है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन, यूएन का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, वो सब पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। आज के टाइम में ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक पावर, इन्वायरमेंटल, ये सारी जो चीज़ें हैं, इंटरडिपेंडेंस है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें यूएन चाहे परफेक्ट ना हो, पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि यूएन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो परफेक्ट नहीं है, बट एक वर्ल्ड लेवल पर कॉर्पोरेशन सारी कंट्रीज़ के साथ कॉपरेट करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, और वो यूएन एक इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, यूएन को और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है ताकि सभी कंट्रीज का बेनिफिट हो, ये इसमें बोला गया है। जैसे ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ेंगे वैसे ही स्ट्रेंथन होना पड़ेगा यूएन को, ताकि कलेक्टिव हम डिसीजंस ले पाएं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि क्या इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा, और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।